गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने हमारी पिछली वीडियो में हमारे इकोनॉमिक्स में पालमपुर गांव की कहानी उससे रिलेटेड कुछ बातें की थी। मैंने बताया था इसके परिचय के बारे में हमने बात की थी, उत्पादन के संगठन के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको 4 तत्व बताए थे। ठीक है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। ठीक है, मानव पूंजी है उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से करेंगे। उसके बाद हमने पालमपुर गांव में खेती है उसके बारे में बात की थी। मैंने आपको बहुत सी बातें बताई थी उसके बारे में। बुक में काफी कुछ लिखा हुआ है, कैसे खेतों का बंटवारा है, किन लोगों के पास खेत ज्यादा हैं, किन के पास कम है, वो किस तरह की खेती करते हैं, पानी की सुविधाएं कैसी हैं, बंजर जमीन है ही नहीं पालमपुर गांव में। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं वहां पे। ठीक है, उनको पढ़ लोगे आप बुक से तो आपको समझ आ जाएंगे, उनमें कुछ समझाने का नहीं है। हाँ, एक जो पालमपुर गांव है उसमें हरित क्रांति जो हमारे देश में आई थी 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति आई थी, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी एक स्कीम थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना है, उसके तहत ये काम किया गया था। उस टाइम क्या हुआ था कि उन्नत तकनीक है उनको यूज करने के लिए किसानों को मोटिवेट किया गया था, ताकि वो कृषि है उसको उन्नत तकनीक से करें। ठीक है, उच्च तकनीक के बीज, खाद वगैरह, कीटनाशक वगैरह उनको उपलब्ध करवाई गई थी, उर्वरक उपलब्ध करवाए गए थे, जिससे उनकी पैदावार में वृद्धि हुई थी। लेकिन हरित क्रांति के बारे में एक बात और है जो मैं आपको बताऊंगा। हरित क्रांति क्या होती? हरित क्रांति का ज्यादा प्रभाव जो उत्तरी भारत है उसके कुछ राज्य हैं, या कह सकते हैं जो पश्चिमी भारत है उसकी, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, या जो मतलब हरियाणा के आसपास का जो हमारा एरिया है ना, गुजरात है, उसमें भी कुछ इसका इफेक्ट पॉजिटिव रहा था। बाकी जो भारत है उसमें हरित क्रांति का ज्यादा प्रभाव नहीं देखा गया। सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब और हरियाणा में यहाँ के किसानों ने उन्नत तकनीक और जो हाइब्रिड बीज हैं उनका प्रयोग किया, जिससे यहाँ के किसानों ने बहुत ज्यादा उत्पादन अपना बढ़ाया। ठीक है, और ये जो उत्पादन बढ़ने वाली बात है ना, ये सिर्फ कुछ ही फसलों का उत्पादन बढ़ा था। हरित क्रांति ने कुछ एक फसलों पे फोकस किया था, हर कोई फसल है वो उत्पादन उसका नहीं बढ़ा था। ठीक है, वो कुछ एक फसल कौन सी है? गेहूं और चावल, ये दो मुख्य फसलें हैं जिनके ऊपर हरित क्रांति ने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला था। पहले गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत कम होता था, अब बहुत ज्यादा होता है हरित क्रांति के बाद से। ठीक है, और उसके लिए जो पंजाब और हरियाणा दो राज्य ऐसे हैं जहां इन चीजों का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो हरित क्रांति का प्रभाव क्या है, कमियां क्या है, हरित क्रांति की सीमाएं अगर आपसे पूछी जाए तो इसका प्रभाव कुछ ही राज्यों पर पड़ा। ठीक है, कुछ ही राज्यों में इसका उत्पादन जो है इसकी वजह से उत्पादन बढ़ा, और कुछ ही फसलों का उत्पादन बढ़ा, सभी फसलों का उत्पादन हरित क्रांति से नहीं बढ़ पाया। ठीक है, तो ये इसकी सीमाएं हैं हरित क्रांति। तो ये कई बार क्वेश्चन है वो पेपर में पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो पालमपुर में खेती है उसमें मेन बात आती है कि वो पूंजी, जो पैसे, किसान हैं वो पैसे, खेती करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। खाद खरीदना है, बीज खरीदना है, तेल खरीदना है ट्रैक्टर चलाने के लिए, या बिजली चाहिए हमें ट्यूबवेल चलाने के लिए, या फिर हम और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, मजदूरी देनी है या कुछ करना है। तो वो सारे खर्चे जो पालमपुर सॉरी भाई, जो पालमपुर गांव है उसमें किसान किस तरह से वो पैसे हैं वो एडजस्ट करते हैं, या किसानों को दो हिस्सों में हमने बांट लिया, बड़े किसान और छोटे। ठीक है, बड़े किसान क्या करते हैं? बड़े किसान हैं वो अपनी एक्सेस जो फसल होती है, उनके घर में खर्च तो होता है कम और उनकी पैदावार होती है ज्यादा। जो एक्स्ट्रा पैदावार है, जैसे गेहूं है उसका उन्हें चाहिए 20 क्विंटल घर में गेहूं, और उसके पैदावार हो गई 200 क्विंटल की,
तो वो क्या करेगा, 180 क्विंटल गेहूं है उसको बाजार में बेचेगा, उससे जो पैसे आएंगे उनको सेव कर लेगा। अब उन पैसों का यूज वो अगले साल अपने खेत में जो पूंजी है उसके रूप में कर लेता है। तो बड़े किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनके पास पैसे हैं, वो आराम से उपलब्ध रहते हैं, बल्कि वो छोटे किसानों को भी पैसे देते हैं। तो अब बारी आती है छोटे किसानों की। छोटे किसान हैं वो कैसे पूंजी की व्यवस्था करते हैं। छोटे किसान पूंजी की व्यवस्था करने में बहुत ही परेशान रहते हैं, उनको बहुत सारी बाधाएं आती हैं, ठीक है, उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जो छोटे किसान हैं वो या तो किसी जो महाजन होता है जो पैसे देता है ब्याज पे, या जो बनिया होता है उससे पैसे उधार उठाते हैं, उन पे बहुत ज्यादा ब्याज लगता है, ठीक है, और कई बार बनिया है, महाजन है, वो पैसे देने से भी मना कर देता है छोटे किसानों को। छोटे किसान हैं वो बड़े किसानों से भी मदद लेते हैं, लेकिन इसके बदले में छोटे किसानों को बड़े किसानों की काफी सारी शर्तें हैं वो माननी पड़ती हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें और कहीं से पैसे नहीं मिलते, इसलिए उन्हें वहां पे उनकी शर्तें मानते हुए काम करना पड़ता है। इससे रिलेटेड हमारे पास एक कहानी है, सविता की कहानी, जो एक छोटी सी किसान है, ठीक है, इसके पास थोड़ी सी जमीन है, ये उसमें खेती करना चाहती है, गेहूं उगाना चाहती है, तो ये किसी बड़े किसान के पास जाती है, राम सिंह नाम है शायद उसका बुक में, ठीक है, कोई भी हो, नाम से हमें क्या लेना है। तो सविता क्या करती है, वो किसी बड़े किसान के पास जाती है, उसे कहती है कि मुझे 3000 रुपए चाहिए, ठीक है, वो किसान उसे कहता है कि आपको 3000 रुपए मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। तो ये पूछती है कि क्या शर्तें हैं, तो ये बताता है बड़ा किसान, क्या कहता है कि आपको 24% ब्याज की दर से ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 2 रुपए सैकड़ा, जो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, 24% की दर से ब्याज देना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, और उसके साथ एक शर्त और लगा दी कि फसल की कटाई के समय पे मेरे खेत में 100 रुपए रोजाना में आपको काम करना पड़ेगा। अब फसल की कटाई का समय होता है, तब वैसे ही बिजी शेड्यूल होता है लोग, अब ये सविता है वो अपने खेत में काम करेगी या उसके खेत में काम करवाएगी, पहले ही से अपने खेत की कटाई करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर ये जो बड़ा किसान है उसके खेत में जाएगी काम करने। 100 रुपए रोज मजदूरी की दर बहुत कम है। तो इस तरह से मतलब इनका जो छोटे किसान है इनका काफी शोषण होता है, ठीक है, और कई बार क्या होता है फसल खराब हो जाने के कारण या कोई आपदा आ जाती है, तब ये जो ब्याज पैसे जो लिए हुए हैं उधार वो नहीं चुका पाते, और इनकी जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाती है, या ये कह लो कि इनको आगे फिर और पैसे लेने पड़ते हैं। इसी को हम एक जो कर्ज भार है, कर्ज चक्र कह लेते हैं उसको, उसमें ये फंस जाते हैं, और इन्हें एंड में लास्ट में इनके सिर पे बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है, और इन्हें अपनी जमीन है वो बेचनी पड़ती है उसका भुगतान करने के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी दुखद घटनाएं हैं वो छोटे किसानों के साथ होती हैं, ठीक है। ये थी पालनपुर गांव में कह लो, या हमारे भारत में कोई भी गांव है जिसमें छोटे किसान हैं उनके हालात पे हमने बात की है। इसके बाद हम किसी भी गांव की या पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाओं के बारे में हम जिक्र करेंगे। गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं भाई? किसी ने दुकान खोल ली, मैंने बताया था, ठीक है, किसी ने कोचिंग सेंटर खोल लिया, किसी ने कोई परिवहन का साधन लगा दिया, या किसी ने और छोटा भी निर्माण उद्योग स्थापित कर लिया, ठीक है। तो उससे संबंधित कुछ कहानियां इसमें बताई गई हैं कि कैसे कैसे लोगों ने जो हमारी गैर कृषि क्रियाएं हैं वो प्रारंभ की हैं, ठीक है। जो मिस्री लाल है उसकी कहानी पे आते हैं हम। मिस्री लाल क्या है? एक किसान है, उसने गन्ना पीड़ने के लिए, कोल्हू सुना होगा आपने, ठीक है, यानी कि गन्ने का रस निकाल करके उससे गुड़ बनाया जाता है कोल्हू में। तो उसके लिए एक बिजली से चलने वाली, पहले क्या होता था, जो गन्ना पीड़ने के लिए यानी कि गन्ने से जूस निकालने वाली, जो उसका रस निकालने वाली गन्ने का, वो मशीन पहले बैलों से चलाई जाती थी, बैलों से उसको घुमाया जाता था, जो बहुत स्लो काम करती थी,
ठीक है, धीरे धीरे काम होता था, एक दिन में थोड़ा सा काम निकलता था। तो क्या किया मिस्री लाल ने, एक ऐसी मशीन लगा ली जो बिजली से चलती है और बहुत जल्दी काम करती है। अब वो अपने खेत से गन्ना लेकर के उसको पीड़ के उसका गुड़ तो बना लेता है, साथ में वो क्या करता है, आसपास के जो किसान है ना उनका गन्ना खरीद करके उससे भी गुड़ बना के बेचता है, जिससे उसकी आमदनी काफी अच्छी हो गई है। तो ये क्या है, विनिर्माण उद्योग इसको कहेंगे हम। विनिर्माण कैसे हुआ भाई, इसमें उसने क्या किया है, गन्ने से गुड़ बनाया है। एक चीज से दूसरी चीज बनाना ही विनिर्माण उद्योग होता है। जैसे लोहा है, लोहे से हम क्या बनाते हैं, गेट या ग्रिल वगैरह बना लेते हैं, वो क्या है, विनिर्माण है। ठीक है, लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, वो विनिर्माण है। प्लास्टिक से प्लास्टिक के जो इक्विपमेंट है ये कह लो, या जो हमारी कुर्सी वगैरह है, या जो बर्तन है प्लास्टिक के, या खिलौने हैं वो बनाते हैं, तो वो भी विनिर्माण उद्योग होता है। तो मिस्री लाल ने क्या किया, गन्ने से गुड़ बनाने का उद्योग स्थापित किया, इसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं, जिससे उसकी आजीविका अच्छे से चली। तो मिस्री लाल की कहानी समझ आ गई होगी। उसके बाद कहानी है करीम की। करीम ने क्या किया, एक कंप्यूटर सेंटर है वो स्थापित कर लिया। उसने देखा कि गांव से बहुत सारे बच्चे हैं वो शहर में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, और वहां जाकर के वो कंप्यूटर क्लासेज हैं वो अटेंड करते हैं। यानी कि कॉलेज से बाहर कंप्यूटर सेंटर हैं काफी सारे, उन पे जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो उसने सोचा कि हमारे गांव में, जो पालनपुर गांव है, उसमें 2 महिलाएं ऐसी थी जिनके पास कंप्यूटर कोर्स किया हुआ था, या कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा था, ठीक है, सर्टिफिकेट था उनके पास। तो उसने सोचा कि इनको भी रोजगार दे दिया जाएगा, और क्यों ना मैं कंप्यूटर सेंटर है वो स्थापित करूं। तो उसने अपने घर में ही जो कमरा उसका बाजार की तरफ, उस कमरे का फेस था, गेट था, उस कमरे में उसने क्या किया, एक लैब बनाई, कंप्यूटर लेके आया, खरीदे और वहां स्थापित कर लिया। और उन दोनों जो लेडीज थी, जो औरतें थी गांव में जिनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा था, उनको वहां पे उसने काम पे रख लिया। 2 लोगों को उसने रोजगार उपलब्ध करवाया। और उस कंप्यूटर सेंटर में काफी बच्चे हैं जो हाई स्कूल के बच्चे थे, या हायर सेकेंडरी कह लो, या जो बच्चे कॉलेज में जाने वाले बच्चे थे, वो बाहर शहर में फीस पे करने की बजाय उन्होंने क्या किया, करीम है उसके कंप्यूटर सेंटर पे वो आने लगे, और उसकी आमदनी है वो काफी अच्छी हो गई। ये भी एक हमारा जो गैर कृषि क्रिया है उसका ही एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही किशोर की कहानी है। किशोर एक बिल्कुल छोटा सा किसान था, इसके पास थोड़ी सी जमीन थी, उस जमीन से इसका गुजर बसर नहीं हो पाता था, ठीक है, फसल काफी अच्छी होती थी, फिर भी इसका खर्चा है वो नहीं निकल पाता था। एक बार गवर्नमेंट की स्कीम आई कोई, उस गवर्नमेंट स्कीम में कुछ सब्सिडी वगैरह थी, लोन की स्कीम थी, उसने लोन लिया और उसने एक भैंस खरीद ली और उस भैंस का दूध बेचना शुरू कर दिया, जिससे उसकी आमदनी बढ़ गई। किशोर है वो वहीं पे नहीं रुका, भैंस है उसका कोई कटड़ा जिसको हम जोटा बोलते हैं वो था, उससे उसने एक जोटा बग्गी बना ली, ठीक है। अब वो क्या करता है, उस बग्गी से सामान ढोने का काम भी करता है। सप्ताह में 1 दिन 2 दिन ये शहर में जाता है सामान लेकर के। सप्ताह में 1 दिन ये नदी के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेके आता है, या और भी किसी किसान का गन्ना ढोना है, किसी का गुड़ लेके जाना है, किसी का कोई सामान लेके आना है बाजार से, वो काम भी किशोर ने करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उसकी इनकम है वो काफी अच्छी हो गई और वो अपना गुजर बसर है वो आसानी से करने लगा। तो इस तरह की गैर कृषि क्रियाएं हैं वो गांव में आपको देखने को मिल जाएंगी। इनसे रिलेटेड आप कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो अपने आसपास देखना कि कौन क्या करता है, और उससे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन हैं वो अपने आप में खुद ही मतलब कोशिश करना, उसमें इंटरेस्ट लेना कि ये क्या करता है, कैसे करता है, कितने पैसे कमा लेता है, ठीक है, वो सब चीजें आप उनसे बात करके देखना, ठीक है। तो ये हमारी कहानी थी पालमपुर गांव की कहानी। अब हम इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे। मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सेंड करूंगा, आप उनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और साथ में उनको लर्न करेंगे। मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन आंसर्स सेंड करूंगा आपको, जैसे एनसीईआरटी की बुक में है हमारी इस चैप्टर के 14 क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनमें से पहले 7, फिर
नेक्स्ट डे हम 7 करेंगे। उससे आगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन हेडिंग डाल करके उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी नोटबुक है वो कंप्लीट करनी है। आज इतना ही।